गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन समझने से पहले हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना होगा। तो मैं तुमको ये आप लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हो, तो मैं एक बार ब्रीफली आपको बता देता हूँ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जैसे आपने कोई ग्लास लिया, जैसे ग्लास लिया आपने, कांच का कोई ग्लास लिया और ग्लास आपके हाथ से गिर गया। ग्लास गिर गया तो फिर ग्लास फूट जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये एक फिजिकल चेंज हुआ। कैसे तुम्हें पता चला कि एक फिजिकल चेंज हुआ? क्योंकि देखो, जब ग्लास पूरा था, जब ग्लास सही था, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो था, जो बॉइलिंग पॉइंट था, वही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्लास के फूटने के बाद भी रहेगा। समझ रहे हो ना? उसकी प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं आया। मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव ना आए, उन प्रोसेस को करने पे उनके जो मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ बदलाव ना आए, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज के किसे कहते हैं? केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिनके प्रोसेस में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाए, उसको क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे जो तुम्हारे घर में दूध रखा होता है, दूध रखा होता है, उसको सब लोग दही जमा लेते हैं। तो अब तुम डिफरेंस देखो, जो दूध की प्रॉपर्टीज है और जो दही की प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अलग है। समझ रहे हो ना? तो ये जो प्रोसेस हुआ वो तुम्हारा कौन सा प्रोसेस हुआ? केमिकल चेंज हुआ। कौन सा प्रोसेस हुआ? केमिकल चेंज हुआ। मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें जो कंपाउंड है, जो तुम्हारा मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो जाए, वो क्या होता है? हमारा केमिकल चेंज होता है। तो फिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जो प्रोसेस होता है केमिकल चेंज का, जो प्रोसेस होता है उसको हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू दिखाते हैं कि इस प्रोसेस में ये रिएक्टेंट था, उसके बाद केमिकल चेंज हुआ और ये प्रोडक्ट बन गया। समझ में आया? इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। जनरल भाषा में हम इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की हम डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं? Chemical reaction is a process in which one or more substances, that is called reactants, are converted into one or more different substances, that is called products. मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मतलब वो आपस में रिएक्ट करते हैं और किसमें बदलते हैं? एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में बदलते हैं। मतलब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस में बदलते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आया? जैसे जैसे मैं तुमको एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बच्चों की लैंग्वेज में। जैसे तुम लोग जब घर पे खिचड़ी बनाते हो, तो तुम्हारे शुरू में तुम खिचड़ी बनाते कैसे हो? तुम पहले राइस लेते हो, राइस में फिर थोड़ा पल्स मिलाते हो, फिर पल्स में थोड़ा तुम टर्मरिक मिलाते हो, फिर उसमें क्या होता है? फिर उसमें तुम सॉल्ट मिलाते हो सकता है तुम कुछ इसमें वेजिटेबल्स भी मिलाओ। उसके बाद तुम इसको गैस पे चढ़ाते हो और उसके बाद क्या बन जाता है? तुम्हारा खिचड़ी। खिचड़ी तुम्हारा क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। अब तुम बताओ, ये प्रोसेस केमिकल हुआ कि फिजिकल हुआ? देखो, क्या जो राइस की प्रॉपर्टी है, जो राइस की प्रॉपर्टी है, क्या वही प्रॉपर्टी खिचड़ी की है? नहीं सर, ऐसा तो है ही नहीं। राइस की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी खिचड़ी की नहीं है, वो तो एकदम चेंज हो गई। खिचड़ी तो उबल गई, उसको हम खा सकते हैं। जो तुम्हारी पल्स की प्रॉपर्टी है वो क्या खिचड़ी की प्रॉपर्टी के जैसे है? नहीं। देख रहे हो ना, इसमें क्या होता है? तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज में है, ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है। समझ में आया? तो ऐसे प्रोसेस जिनमें तुम्हारे रिएक्टेंट्स जो हैं, ये जो देख रहे हो रिएक्टेंट्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रही है और वो क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं। समझ में आया? तो ये प्रोसेस क्या हुआ? ये जो तुम्हारा प्रोसेस हुआ वो केमिकल प्रोसेस हुआ। और ये जो रिएक्शन तुम्हारी हुई वो तुम्हारी हुई केमिकल रिएक्शन।
लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखते, ये तो मैं तुम्हें बच्चों की लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि इसको ऐसे लिख के समझाने के लिए केवल। समझ में आया? तो केमिकल रिएक्शंस के हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, वही मैंने तुम्हें बताया। ये क्या है तुम्हारा कुकिंग ऑफ फूड, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसमें जो जो तुम्हारे रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज है और जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ड्रास्टिकली, मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। जो राइस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, क्या वही खिचड़ी का भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है? नहीं। जो पल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, तुम अभी समझो केवल बच्चों की लैंग्वेज में, क्या वही खिचड़ी की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है? नहीं। समझ में आया? मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंज आ रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। और इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। जो डाइजेशन ऑफ फूड है, जो तुम खाना खाते हो, डाइजेस्ट करते हो, फिर सुबह उठ जाते हो, जाते हो, फ्रेश होते हो, समझ रहे हो? तुमने खाया कुछ प्रोडक्ट, तुमने रिएक्टेंट, मतलब जो तुम्हारा खाना हुआ वो एक तरह से तुम समझ लो रिएक्टेंट, तुमने उसको खाया, और तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम सुबह उठते हो, फ्रेश होने जाते हो, वो तुम्हारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। समझ रहे हो ना? तो इसमें भी देखो प्रॉपर्टीज में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। समझ रहे हो? तो यही जो तुम्हारा क्या हुआ, ऐसे प्रोसेस जिसमें प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस। ये मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूँ। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तुम मैग्नीशियम रिबन को लिए, उसको जला दिए, क्या बन गया? वो राख बन गया। पहले वो एक रिबन था और बाद में वो क्या हो गया? एक राख बन गया। समझ रहे हो ना? तो जो रिबन की प्रॉपर्टीज है और जो वो राख की प्रॉपर्टीज है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। समझ में आया? एक मैग्नीशियम है और जो दूसरा बना है राख, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जो तुम्हारे बुक में एक्टिविटी दी गई है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? तो ये है एक केमिकल रिएक्शन। और फिर लिखा है आयरन तावा एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड टेम्परेचर। मतलब तुम जो तुम्हारी मम्मी घर में जिस तावे पे रोटी बनाती हैं, उसको जब शाम को जैसे धुल दिया, धुल को उसको तुम रख दो, एक दिन रख दो या 2 दिन, तुम 2 दिन बाद उस पे देखोगे जो वो तावा है उसके ऊपर कुछ ब्राउन ब्राउन लग गया है। वो ब्राउन ब्राउन क्या होता है? उसको हम रस्ट कहते हैं, जिसको जंग या फिर मुर्चा लगना कहते हैं। समझ में आया? वो भी क्या है? वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। समझ में आया? और जो ये केमिकल प्रोसेस होते हैं, इनको तुम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। जैसे तुमने चावल दाल सब मिलाया और फिर तुमने खिचड़ी बना दिया, क्या तुम खिचड़ी में से फिर से उसी चावल को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या तुम उसी खिचड़ी में से फिर से उस दाल को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम फिजिकल प्रोसेसेस से उसको फिर से अलग नहीं कर सकते। समझ में आया? ये तुम्हारा ये सब जो ये एग्जाम्पल्स हैं वो तुम्हारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। और ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है जो नीचे लिखी है, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, आप लोग एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। मतलब केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, और इसी के कारण जो रिएक्टेंट होते हैं वो नए प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आया? तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन हो कहते हैं। जो केमिकल तुम्हारा चेंज होता है उसको एक दिखाने का तरीका है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम उसको दिखाते हैं कि केमिकल चेंज कैसे हुआ। समझ में आया? तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। बट उसको पढ़ने से पहले हमें केमिकल कंपाउंड्स के नाम लिखने आने चाहिए। मतलब जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। अगर हमें उनका नॉमेनक्लेचर ही नहीं आएगा, अगर हमें उनका मतलब उनका नेमिंग करना ही नहीं आएगा, तो फिर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले उनका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम लोगों से कह दूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो, तो कुछ लोग ऐसे लिखोगे कि सर कैल्शियम कार्बोनेट ये है। कुछ लोग ऐसे लिखोगे Ca2CO3, ऐसे लिखोगे।
कुछ लोग ऐसे लिखोगे Ca3CO2। अब इसमें से सही कौन है? हम कैसे जाने कि कैल्शियम कार्बोनेट का यही फॉर्मूला होता है? ये नहीं होता, ये नहीं होता, कैसे हमें पता चलेगा? तो आज के लेक्चर में हम वही नेमिंग सीखेंगे कि कंपाउंड्स की नेमिंग की कैसे जाती है। समझ में आया? तो देखो, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट आयंस के नेम है। ये तुम्हें मतलब याद करना पड़ेगा कि सिल्वर को हम Ag प्लस लिखते हैं, सोडियम को Na प्लस लिखते हैं, फ्लोरीन को F माइनस लिखते हैं, सल्फाइड को SO3 2 माइनस लिखते हैं, सल्फेट को SO4 2 माइनस लिखते हैं। समझ में आया? तुम्हें ये लर्न करना पड़ेगा। ये देखो जो ऊपर के ये हैं, इनको क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयंस। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इनके ऊपर पॉजिटिव कितना चार्ज है? 1 +1 का चार्ज है इनके ऊपर। समझ में आया? फिर तुम्हारा ये है मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, कॉपर, जिंक, लेड, आयरन। इनके ऊपर किसका चार्ज है? ये भी पॉजिटिव आयंस है और इनके ऊपर +2 का चार्ज है। समझ में आया? ये तुम्हारे एल्यूमिनियम और आयरन, ये तुम्हारे क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस है और इनके ऊपर किसका चार्ज? +3 का चार्ज है। समझ में आया? उसके बाद देखो ये निगेटिव आयंस है। ये निगेटिव आयंस है और इनके ऊपर -2 का चार्ज है। ये भी निगेटिव आयन है फॉस्फेट, इसके ऊपर -3 का चार्ज है। ये तुम्हारे निगेटिव आयंस है, इन सब के ऊपर -1 का चार्ज है। देखो समझ में आया? अब मैं तुम्हें बताता हूँ सिंबल और चार्ज। जैसे मैं अगर तुमसे कहूँ कि हाइड्राइड, हाइड्राइड का तुम सिंबल लिखो और हाइड्राइड का तुम चार्ज लिखो, तो तुम क्या करोगे? ये तुम्हारा जो हाइड्राइड है, ये जो पार्ट H है, ये तुम्हारा क्या हो गया? सिंबल। और ये जो तुम्हारा -1 है, -1, ये तुम्हारा क्या हो गया? चार्ज। समझ में आया? फिर अगर मैं तुमसे कहूं फ्लोराइड का सिंबल लिखो और चार्ज, तो ये जो फ्लोराइड है, ये F है, ये तुम्हारा क्या हो गया? सिंबल। और ये जो -1 है, ये तुम्हारा क्या हो गया? चार्ज। समझ में आया? फिर ऐसे मैं तुम्हें कहूं सल्फाइड का तुम सिंबल और चार्ज लिखो, तो ये जो SO3 है, समझ में आया? ये SO3 जो ये तुम्हारा है, ये क्या है? ये तुम्हारा सिंबल है। और इसके ऊपर जो -2 है, ये तुम्हारा क्या है? चार्ज। ये ध्यान दिए रहना, ये जो O के नीचे 3 है, समझ में आया? तो ये सिंबल में आएगा। और ये जो ऊपर होते हैं चार्ज, ये जो ऊपर लिखे हैं, ये तुम्हारे क्या है? चार्ज। जैसे सल्फेट है, मैं तुमसे कहूं कि सल्फेट का तुम सिंबल लिखो और चार्ज, ये सिंबल हो गया और ये चार्ज हो गया। अगर मैं तुमसे कहूं सल्फेट का सिंबल लिखो और चार्ज, तो सल्फेट का सिंबल तुम क्या लिखोगे? SO4। क्या लिखोगे? SO4। और इसका चार्ज क्या लिखोगे? 2 माइनस या फिर -2। उसमें कोई ज्यादा मतलब करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? SO4 2 माइनस। सिंबल क्या हुआ? सल्फेट आयन का सिंबल SO4 और सल्फेट आयन का चार्ज 2 माइनस या फिर -2 कह सकते हैं। समझ में आया? इसको मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी जब हम कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, तो फिर इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो फिर चलो हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड की नेमिंग। अब कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है? लिखा है फर्स्टली राइट सिंबल्स ऑफ आयंस सेपरेटली। आयंस के सिंबल्स को हमको सेपरेटली लिखना है, फिर उनके नीचे उनके चार्ज लिखने हैं और फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक यहाँ शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ ताकि आसान हो जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है, इफ चार्जेस आर सेम देन डायरेक्टली राइट द नेम, देन डायरेक्टली राइट द नेम। ये एक पॉइंट और ऐड कर लो। समझ में आया? अभी मैं इसकी तुम्हें इंपॉर्टेंस बताता हूँ। जैसे अब मैंने तुमसे कह दिया कि सोडियम क्लोराइड की नेमिंग करो, तुम कहे अच्छा चलो लिखते हैं। पहले तुम सोडियम लिखो, फिर तुम क्लोराइड लिखो। यहां तुम लिख लो इसका सिंबल और यहां लिख लो तुम इसका चार्ज।
अब तुम्हें पता है सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl। सोडियम पे चार्ज कितना होता है, +1। क्लोराइड पे चार्ज कितना होता है, -1। समझ में आया। अब देखो मैंने कहा है इफ चार्जेस आर सेम देन डायरेक्टली राइट द नेम। मतलब देखो यहाँ +1 का चार्ज है, यहाँ -1 का चार्ज है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ जब चार्ज को तुम कंपेयर करोगे तो उसके प्लस और माइनस को तुम मत देखना, केवल उसकी वैल्यूज को देखना। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, चार्ज तुम्हारे सेम है, तो डायरेक्टली राइट इट्स नेम। जो ये Na है और एक ये Cl है, डायरेक्टली यहीं लिख दो NaCl। ये तुम्हारा क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का नेम हो गया। अभी मैं तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई का भी मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, बट तुम ज्यादा झंझट में ना पड़ो, डायरेक्ट जो मैं ट्रिक तुम्हें बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, तुम्हारा नेमिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया। चार्ज सेम है, तुम्हें प्लस और माइनस नहीं देखना है कहीं भी। जब तुम कंपाउंड की नेमिंग करोगे तुम्हें प्लस माइनस अभी नहीं देखना है। ये Na का 1 है, Cl का 1 है, और हमने पढ़ा है कि अगर चार्ज सेम है तो डायरेक्ट हम नाम लिख देंगे, तो क्या हो गया, NaCl। समझ में आ गया। उसके बाद अब हमसे कह रहा है कि बैरियम क्लोराइड का नेमिंग कर दीजिए। बैरियम क्लोराइड, तो हम लिख लिए बैरियम, और यहाँ क्या हो गया, क्लोराइड लिखा है, इसका सिंबल इसका चार्ज। अब देखो जो बैरियम का सिंबल होता है वो क्या होता है, Ba, और इसका जो चार्ज होता है वो होता है +2। और जो क्लोराइड होता है अभी हमने देखा क्लोराइड का सिंबल Cl, और इसका जो चार्ज होता है क्या होता है, -1। अब देखो यहाँ चार्ज क्या हो गए तुम्हारे, डिफरेंट हो गए। मैंने तुम्हें बताया था अगर चार्ज सेम हो तो डायरेक्टली उसका नाम लिख दो। Ba, Na और Cl, अगर यहाँ Na होता और यहाँ Cl होता तो +1 और -1 होता, चार्ज सेम होता, डायरेक्ट नाम लिख देते NaCl। लेकिन चार्ज सेम नहीं है। अगर चार्ज सेम नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हुआ, ये जो -1 है ये इसके नीचे आएगा, और ये जो +2 है ये इसके नीचे आएगा, तो बनेगा क्या, Ba1Cl2। यही बनना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया तुम्हें प्लस और माइनस को नहीं देखना है, केवल वैल्यू को मल्टीप्लाई इधर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ Cl के नीचे 2 चला जाएगा और ये Ba के नीचे 1 चला जाएगा, तो क्या हो गया, Ba1Cl2। और इसको हम लिखते कैसे हैं, BaCl2। यहाँ वन लिखा था हमने, यहाँ वन हटा क्यों दिया, क्योंकि हमें पता है कि Ba यहाँ जो लिखा है इसका मतलब एक ही Ba है, हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ देखो यहाँ 2 लिखा था तो हमने उसको 2 लिखा, क्योंकि अगर कोई चीज 1 लिखी है तो इसका, और यहाँ यहाँ भी हमने BaCl2 लिखा है, तो उसका तो अपने आप समझ सकते हैं, ये अंडरस्टैंडेबल है कि ये Ba जो है वो एक ही है, तो इसीलिए 1 की लिखने की जरूरत नहीं होती। हम कहीं भी अभी नेमिंग करेंगे जहां भी 1 आएगा तो हम उस 1 को हटा देंगे। समझ में आया। तो ये क्या बन गया, BaCl2। समझ में आया, बैरियम क्लोराइड। अब फिर उसके बाद हम और नेमिंग करते हैं। उसके बाद हमें करना है सिल्वर ब्रोमाइड की नेमिंग करनी है। सिल्वर ब्रोमाइड, यहां मैंने लिख दिया सिल्वर, यहां लिख दिया मैंने ब्रोमाइड। तो सिल्वर का सिंबल Ag होता है और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, +1 होता है। ब्रोमाइड का सिंबल Br होता है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, -1 होता है। ये हमें कहां से पता चलेगा, अरे यार ये प्रीवियस टेबल देखो ना, प्रीवियस वाले टेबल में देखो तुम, जो सिल्वर है उसका सिंबल Ag और इसके ऊपर चार्ज +1। वैसे ही ब्रोमाइड, इसका सिंबल Br और इसके ऊपर चार्ज -1। समझ में आया। इस चार्ट को तुम अच्छे से देख लो और एक बार पढ़ लो, सब तुम सारे क्वेश्चन कर डालोगे। समझ में आया। अब ये हमने लिखा सिल्वर का Ag +1, ब्रोमाइड का Br -1। अरे सर ये तो चार्ज बराबर हो गया, जब चार्ज बराबर हो गया तो डायरेक्टली नेम लिखो ना, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड की नेमिंग हो गई, खत्म कहानी। समझ में आया। फिर अब चलो कुछ दूसरे की नेमिंग करते हैं।
अब तुम्हें करना कैल्शियम कार्बोनेट की नेमिंग। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। चलो लिखते हैं, ये थोड़ा अच्छा है कंपाउंड, कैल्शियम, और यहाँ क्या लिख दिया? कार्बोनेट। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और इसका चार्ज क्या होता है? +2 होता है, या 2+, जो भी लिखो। और ये कार्बोनेट, कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? CO3 होता है, और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? क्या चार्ज होता है? -2। समझ में आया? चार्ज +2 इस पे, चार्ज -2, कैल्शियम कार्बोनेट का। सर ये पता कैसे चला CO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है? अरे प्रीवियस पेज खोलो, ये देखो कार्बोनेट, कार्बोनेट का सिंबल CO3 और कार्बोनेट का चार्ज 2-। समझ में आया? तो कार्बोनेट का सिंबल CO3 और चार्ज -2 या फिर 2-, जो भी लिखो। तो अब क्या है, मैंने तुम्हें रूल बताया है, अगर चार्जेस सेम हो तो डायरेक्टली नाम लिख दो। मतलब डायरेक्टली नाम लिख दे, मतलब इन्हीं दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? CaCO3। समझ में आ गया? देखो यार चार्ज सेम है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, मतलब जो वैल्यू है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जब वैल्यू सेम है तो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है, अगर वैल्यू सेम है तो तुम डायरेक्ट नेम लिख दो, CaCO3। समझ में आया? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब एक और लिखते हैं, किसी और कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, ये सब थोड़े सरल सरल है। किया जाए एल्यूमिनियम सल्फेट का, किया जाए नेमिंग, ये थोड़ा अच्छा है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट का नेमिंग करते हैं। चलो ठीक है। एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है और इसका चार्ज क्या होता है? +3 होता है। सल्फेट का सिंबल SO4 होता है और इसका चार्ज क्या होता है? -2 होता है। समझ में आया? चलो देख लेते हैं प्रीवियस करके। ये देखो, एल्युमिनियम का जो तुम्हारा सिंबल है Al है और इसका चार्ज क्या है? +3 है। और तुम्हारा फिर सल्फेट, सल्फेट का सिंबल क्या है? SO4 है और इसका चार्ज क्या है? 2- या फिर -2। समझ में आया? वही हमने लिखा है, एल्युमिनियम का सिंबल +3, सल्फेट का सिंबल -2। अब देखो, अब चार्ज इक्वल नहीं है। जब चार्ज इक्वल नहीं है तो मैंने क्या बताया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मतलब ये जो 2 होगा वो इसके नीचे जाएगा और ये जो 3 होगा वो इसके नीचे जाएगा। तो तुम्हारा बनेगा क्या? Al2, क्या बनेगा? Al2 SO4 का होल थ्राइस। समझ में आया? ये जो 3 मल्टीप्लाई होगा ये पूरे SO4 में होगा। समझ रहे हो ना? पूरे SO4 के नीचे हम 3 लिखेंगे, ना कि केवल O4 के नीचे 3 लिख दिए, क्योंकि ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरे SO4 के लिए हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ क्या लगा दिए? ब्रेकेट लगा दिए। तो क्या हो जाएगा? Al2 SO4 का होल थ्राइस। तो ये हमारा क्या हो गया? एल्युमिनियम सल्फेट का नोमेनक्लेचर हो गया। समझ में आया? अब तुम किसी भी एलिमेंट, मतलब किसी भी कंपाउंड का अगर तुम्हें मैं लिखने को कहूँ नेमिंग, तो तुम तुरंत लिख दोगे। जैसे चलो एक और ट्राई कर लेते हैं हम, एक हम ट्राई कर लेते हैं किसका? लेड नाइट्रेट का। चलो ट्राई कर लेते हैं लेड नाइट्रेट। किसका? लेड नाइट्रेट की नेमिंग ट्राई कर लेते हैं, नाइट्रेट का। लेड को हम किससे डिनोट करते हैं? Pb से। समझ में आया? लेड को किससे डिनोट करते हैं? Pb से। और इसका चार्ज क्या होता है? +2 होता है। नाइट्रोट को हम किससे डिनोट करते हैं? सिंबल NO3 से। और इसका चार्ज क्या होता है? -1 होता है। देख लो चाहे जाके प्रीवियस में। ये देखो, जो हमारा नाइट्रेट है, नाइट्रेट को NO3 से इसका सिंबल होता है NO3 और इसके ऊपर चार्ज कितना है? -1 है। क्या इसमें लेड लिखे हैं? हाँ देखो ये लेड है। लेड क्या है? Pb और इसके ऊपर चार्ज क्या है? 2+। समझ में आया? तो लेड के ऊपर चार्ज 2+, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज -1, इसका सिंबल NO3, इसका सिंबल Pb। तो देखो चार्ज डिफरेंट है, चार्ज डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ इसको ले जाओ, यहाँ इसको ले जाओ, तो बन तुम्हारा क्या आ जाएगा?
PB1NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि मैं तुम्हें बताया था ये जो 2 मल्टीप्लाई होगा वो पूरे के लिए होगा, तो इसीलिए हम ब्रेकेट लगाते हैं NO3 का होल ट्वाइस। और फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर कहीं 1 आ गया तो इसको मत लिखो, क्योंकि ये हम खुद समझ जाते हैं कि ये PB है तो ये एक ही है, इसीलिए हम 1 को कहीं लिखते नहीं है। तो फाइनली जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ये किसका फॉर्मूला हो गया? लेड नाइट्रेट का। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे करके हम किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। अगर हमें कंपाउंड की नेमिंग करनी ही नहीं आई तो फिर हम लिखेंगे कैसे? जैसे जो तुम्हारे एक्टिविटी 1 में है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें फॉर्म हुआ है, तो एक बार चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड की नेमिंग कर लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमें तो पता है मैग्नीशियम का सिंबल Mg, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2, ऑक्साइड का सिंबल O, और ऑक्साइड के ऊपर चार्ज देख लो जाके प्रीवियस में, ऑक्साइड के ऊपर चार्ज -2 है। क्या चार्ज है? -2। इसका सिंबल क्या है? O, और इसका चार्ज क्या है? -2 है। समझ में आया? इसका सिंबल O और चार्ज -2। अरे सर ये तो सेम आ गया, ये भी +2 ये -2, मतलब वैल्यू जो है वो 2 और 2 सेम आ गया। जब वैल्यू सेम आ गई तो डायरेक्ट लिख दो, क्या हो जाएगा? MgO। ये तुम्हारा क्या फॉर्मूला हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। समझ में आया? चार्ज जब सेम आ जाए तो डायरेक्टली तुम उसको नाम को मिला के लिख दो, और अगर इफ ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई तब कराना इफ चार्ज आर डिफरेंट, चार्ज आर डिफरेंट। समझ में आया? ये एक ट्रिक है बताने की। क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों केस में होता है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें फिर कंफ्यूजन हो जाता, इसीलिए मैंने तुम्हें ट्रिक बताया। अब इस ट्रिक से अगर तुम देख रहे हो +2 है -2, चार्ज सेम है तो तुम डायरेक्ट नेम लिख दिए MgO। समझ में आया? और अगर चार्ज तुम्हारे डिफरेंट है तो तुम क्या कराओगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे। समझ में आया? अब देखो यहाँ लिखा है फेरस सल्फेट और ये लिखा है फेरिक ऑक्साइड। समझ में आया? फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड, ये मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, अभी इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। फिर से बताते हैं, चलो लिखते हैं फेरस सल्फेट। फेरस फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट। फेरस मतलब वही आयरन वाला जो Fe होता है। समझ में आया? इसका सिंबल Fe होता है, और सल्फेट का तो तुम सिंबल जानते ही हो, SO4। सल्फेट का चार्ज भी तुम्हें पता है -2। Fe का चार्ज क्या होता है? +2, तुम्हें पता है, देख लो चाहे चल के देख लो। Fe का चार्ज तुम्हारा कहाँ गया? Fe का चार्ज देखो, आयरन का Fe का चार्ज +2। समझ में आया? आयरन का चार्ज क्या है? +2। तो यहाँ आयरन वही, उसी को हम फेरस कहते हैं। समझ में आया? Fe उसी को कहते हैं फेरस। Fe का चार्ज +2, सल्फेट का सिंबल SO4 और उसका चार्ज -2। अरे सर चार्ज तो बराबर आ गया, फिर से लिख दो डायरेक्ट फॉर्मूला। फेरस सल्फेट का तुम्हारा फॉर्मूला FeSO4 हो गया, खत्म कहानी। समझ में आया? अब फिर फेरिक ऑक्साइड का लिखते हैं। किसका लिखते हैं? फेरिक ऑक्साइड का। अब यहाँ थोड़ा अभी दिक्कत आएगी, अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। फेरिक ऑक्साइड का लिखते हैं, फेरिक ऑक्साइड का। तो वो था फेरस और ये है फेरिक। सर डिफरेंस क्या है? जो तुम्हारा फेरस है उसमें जो हमने Fe यूज किया था उसमें +2 उसका चार्ज था, और जो तुम्हारा फेरिक है उसमें जो हम Fe यूज करेंगे वो तुम्हारा चार्ज +3 वाला होगा। समझ में आया? मतलब सिंबल तो वही रहेगा Fe, और इसका चार्ज क्या होगा? +3। ऑक्साइड का तुम्हें पता है, ऑक्साइड का सिंबल O होता है और इसका चार्ज क्या होता है? -2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्यों हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है? क्योंकि चार्ज सेम है नहीं। चार्ज सेम है नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बन जाएगा? Fe2O3। समझ में आया? ये फेरिक ऑक्साइड बन गया।
अच्छा अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने यहाँ +3 लिखा क्यों। अब मैं तुम्हें प्रीवियस पेज में दिखाता हूँ। देखो ध्यान से देखो, यहाँ जो आयरन है वो Fe2+ में है और यहाँ जो आयरन है वो Fe3+ में है। यहाँ मैंने 3 लिखा है रोमन में और यहाँ मैंने 2 नहीं लिखा है, मतलब ये समझने के लिए। ये जो आयरन है ये Fe2+ वाला है और ये जो आयरन है ये Fe3+ वाला है। समझ में आया? तो तुम पूछोगे क्या सर ये Na+ है तो क्या ये भी Na2+ हो सकता है? क्या Na3+ हो सकता है? जब Fe का 2+ है और Fe का एक 3+, दो एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या Na का भी एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। अभी मैं इस चीज को, तो ये जो तुम्हारी क्वेरी है ये तुम्हारी क्लास 11th में सॉल्व होगी, जहां तुम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ोगे। कई कई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक नहीं कई वैलेंसी शो करते हैं, इसीलिए यहाँ आयरन की दो दो वैलेंसीज, मतलब दो दो सिंबल्स तुम्हारे लिखे गए हैं। एक आयरन का Fe2+ है और एक आयरन का Fe3+ है। तो अब तुम इसको जान लो, जो FeSO4 फेरस सल्फेट होता है उसमें कौन सा आयरन यूज होता है? 2+ वाला आयरन यूज होता है। और जो तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 उसमें तुम्हारा कौन सा आयरन यूज होता है? तुम्हारा Fe3+ वाला आयरन यूज होता है। समझ में आया? ऐसे ही तुम क्या होता है, कॉपर का भी तुम कई जगह देखोगे। देखो ये कॉपर है, कॉपर का देखो तुम Cu+, यहाँ +1 देख रहे हो उसका चार्ज, और यहाँ तुम उसका चार्ज +2 देख रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की थ्योरी होती है जो तुम क्लास 11th में पढ़ोगे, तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की अभी जरूरत नहीं है। बस तुम ये अभी जान लो कि FeSO4 में जो तुम्हारा यूज होता है आयरन, वो तुम्हारा +2 वाला यूज होता है, और जो तुम्हारा फेरस ऑक्साइड में जो आयरन यूज होता है वो तुम्हारा +3 वाला होता है। वैसे ही कॉपर सल्फेट जो CuSO4 होता है उसमें तुम जो कॉपर यूज करते हो +2 वाला कॉपर यूज करते हो। समझ रहे हो ना? चलो इसकी एक बार नेमिंग करके मैं दिखा देता हूँ। कॉपर सल्फेट की अगर हमें नेमिंग करनी है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखा मैंने कॉपर और यहाँ लिखा मैंने सल्फेट। तुम्हें पता है सल्फेट का साइन SO4, इसके ऊपर चार्ज -2, कॉपर का साइन Cu, इसके ऊपर चार्ज +2। यहाँ हम +1 वाला कॉपर नहीं लेंगे, समझ में आया? +2 वाला लेंगे। तो देखो चार्ज तो सेम है, चार्ज सेम है तो डायरेक्ट नाम लिख दो, इसी दोनों को मिला दो बस। तो क्या हो जाएगा? CuSO4। तुम्हारा नेमिंग हो गया कॉपर सल्फेट का। समझ में आया? और ऐसे ही तुम जितने भी कंपाउंड्स है उन सब की नेमिंग कर सकते हो। जैसे मैं तुमसे एक एक कंपाउंड की नेमिंग और कह दूं, मैं तुमसे कहूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख के दिखाओ, क्या तुम लिख के दिखाओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख के दिखाओ। तुम कहोगे अच्छा चलो लिखते हैं। कैल्शियम का सिंबल Ca, इसके ऊपर चार्ज क्या है? कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या है? +2। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है और हाइड्रोक्साइड का चार्ज क्या होता है? अरे ये तो पता ही नहीं, चलो देख लेते हैं प्रीवियस पेज से। हाइड्रोक्साइड का सिंबल कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो। ये देखो हाइड्रोक्साइड का सिंबल ये रहा। हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH और इसके ऊपर चार्ज -1। समझ में आया? हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, इसके ऊपर चार्ज -1। तो चलो चलते हैं। हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, इसके ऊपर चार्ज -1। तो देखो चार्ज तो डिफरेंट हो गया, और हमने तुम्हें सिखाया था जब चार्ज डिफरेंट हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? CA1OH का होल ट्वाइस। समझ में आया? ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा पूरे OH के लिए होगा ना, इसीलिए होल ट्वाइस, CA1OH का होल ट्वाइस। और मैंने तुम्हें बताया था कहीं भी 1 आए तो मत लिखना, क्योंकि वो हम समझ जाते हैं कि वो एक ही है। तो CaOH का होल ट्वाइस। समझ में आया? ये तुम्हारा किसका नेमिंग हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। समझ में आया? ये तुम्हें नेमिंग क्लास 9th में ही सिखाई जाती है, क्योंकि मुझे पता है कई लोग पढ़े ही नहीं है क्लास 9, इसीलिए हम इससे शुरुआत किए ताकि फिर हमको जब केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने पड़े तो हमें क्या होते हैं उसमें प्रॉब्लम ना आए। समझ में आया? तो मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देख रहा हूँ, तुम उन कंपाउंड्स के नेमिंग करना। जैसे तुम नेमिंग करना कैल्शियम कार्बोनेट का, मैंने बता दिया है बट तुम अपने आप से एक बार उसकी प्रैक्टिस करना। कैल्शियम
कार्बोनेट। फिर तुम नेमिंग करना एल्युमिनियम सल्फेट का, उसका भी मैंने तुम्हें बता दिया है, बट तुम एक बार उसको ट्राई करना, एल्युमिनियम सल्फेट का। तुम ऐसे ट्राई करना, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का नेमिंग ट्राई करना, कैल्शियम ऑक्साइड का। समझ में आया? तो तुम ऐसे देख के कई, मतलब तुम एनसीईआरटी खोलो और जो तुम्हारे जहाँ इक्वेशंस बैलेंस करने वाले क्वेश्चन है उसमें से कोई भी कंपाउंड उठाओ और उसकी नेमिंग करो। समझ में आया? तो ऐसे करके क्या होता है, तुम सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करना सीख जाओगे। इसकी प्रैक्टिस, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, और ये जो पेज है इसको अच्छे से पढ़ लो। और मैं तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूँ, जो ये नीचे वाला होता है PO4, ये वाला क्या होता है, सिंबल होता है। और ये जो इसके ऊपर वाला चार्ज वाला होता है इसको हम कहते हैं चार्ज। समझ में आया? तो इसको पूरा लर्न कर लो कि सल्फेट में जो सिंबल होता है SO4 होता है, चार्ज 2- होता है। तुम ऐसे याद कर लो, SO4 2- मतलब जो सिंबल है वो SO4 है, चार्ज है 2-। कार्बोनेट है, तुम ऐसे याद कर लो, CO3 2-। कार्बोनेट का जो सिंबल है वो CO3 है और इसका चार्ज क्या है, 2-। समझ में आया? ऐसे करके तुम अपने सारे, क्या होता है, अच्छा हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला हमने कोई केस नहीं लिया, तो एक केस हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी ले लेते हैं। हम्म, तो चलो मैं तुम नेमिंग कर देना। चलो तुम्हें होमवर्क दे देते हैं। तुम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नेमिंग करना अपने आप से। कोई बहुत टफ नहीं है, वही जो मैंने रूल बताया है वही रूल फॉलो करना और तुम्हारा सही हो जाएगा। फिर उसको तुम नेट से चेक कर लेना कि तुम्हारा सही है कि गलत। समझ में आया? तो तुम ऐसे करके सारे कंपाउंड्स की नेमिंग कर लोगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखेंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि इसको पढ़े बिना तुम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर सकते। सो ओके, गुड बाय। पढ़ते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें।